हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर 12 है, क्लास 11th का। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने टॉक्सिसिटी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर के हमारे और वीडियोस भी आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बच्चों, आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। बच्चों, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने जो क्लास चैप्टर 11 हमारा जो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ये वहाँ पे भी ये सेम बातें वहाँ पे लिखी हुई थी। अब भी यहाँ पे बस मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ पे भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एडिशनल जो बातें होंगी वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसके बारे में पढ़ो। मच ऑफ द स्टडीज ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, मच ऑफ द स्टडीज ऑन द mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissues and organs। किस में कैरी आउट किए हैं? जो सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो है प्लांट से अलग किए गए हैं, उनके ऊपर वो स्टडीज कैरी आउट की गई हैं। तभी ये पता लगा कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है। दीज स्टडीज, ये स्टडीज हमें क्या बताती हैं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है बच्चों। These studies reveal that the process of absorption can be demarcated into two main phases। जो mechanism of absorption है बच्चों, जो प्रोसेस है वो दो फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितनी फेजेस में बच्चों? दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैकेनिज्म समझने के लिए क्या याद रखना है? इसकी स्टडी कैसे की गई होगी बच्चों? आइसोलेटेड सेल्स में की गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर जो है आइसोलेट करके लैब में स्टडी किया है। तब ये पता लगा, क्या क्या पता लगा बच्चों? सबसे पहले पता लगा कि मैकेनिज्म में एक तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये एपोप्लास्ट की फॉर्म में होता है। कैसे होता है? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जब भी आएगा तो बच्चों समझ जाना, एपोप्लास्ट अगर हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा होगा? इंटरसेलुलर स्पेस में हो रहा होगा, और दूसरा जो सेल वॉल होती है वहाँ से हो रहा होगा। तो एपोप्लास्ट जब भी होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल। और जब भी ये होता है बच्चों, आपको पता है इसके बारे में कि ये यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होता, तो एक फास्ट होता है, क्विक होता है इसका रेट। तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट जनरली क्या होता है बच्चों? पैसिव। कैसा होता है? पैसिव होता है। ये बात याद रखना। अगर बच्चों प्रोटोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है, अगर प्रोटोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिम्प्लास्ट। उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। और जब भी सिम्प्लास्ट होगा बच्चों, आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से उसकी हम रेट को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें फिर भी ना बढ़े तो हमें अगर एनर्जी देनी पड़े, अगर मेटाबॉलिक एनर्जी देनी पड़े, फिर उसको हम बोलेंगे बच्चों एक्टिव। कैसा बोलेंगे? एक्टिव। तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है बच्चों, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का रेट ऑलरेडी हाई होता है तो पैसिव हो जाता है। ठीक है, और सिम्प्लास्ट जो उसका रेट बढ़ाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो एक्टिव हो जाता है। यही यहाँ पे बताया गया। देखो, इन द फर्स्ट फेज इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस। कि सबसे पहले जो रैपिड इनिशियल अपटेक होगा बच्चों कहाँ होगा? फ्री स्पेस में हो गया। आउटर स्पेस ऑफ सेल, जो सेल के बाहर स्पेस होगा जिसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें आएगा। उसको बोलेंगे बच्चों एपोप्लास्ट प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। एंड इज पैसिव। कैसा है बच्चों? वो पैसिव होता है। आपको पता है वहाँ कोई बैरियर नहीं है। इन द सेकेंड, दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या है बच्चों? इन द सेकेंड, दूसरे वाले फेज में क्या होगा? फेज ऑफ अपटेक, आयंस आर टेकन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। और कहाँ पे आएंगे वो? टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, वो अंदर लिए जाएंगे। द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल, उसको बोलेंगे बच्चों हम सिम्प्लास्ट। जैसे ये प्रोटोप्लास्ट में आएगा तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द अपोप्लास्ट। पैसिव मूवमेंट कैसा होता है आयंस का? पैसिव मूवमेंट होता है अपोप्लास्ट में। यूजुअली अकर्स थ्रू द आयन चैनल्स। किसके द्वारा होगा? आयन चैनल्स के द्वारा होगा। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और किससे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। आयन चैनल क्या होते हैं बच्चों? जो चैनल केवल आयंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो स्पेसिफिक आयन का ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे आयन चैनल्स, क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं ये चैनल्स। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये भी आपको पता है मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स रहते हैं जो कि पूरी जितनी भी वेट होती है मेम्ब्रेन उसमें फैले रहते हैं, और ये भी स्पेसिफिक होते हैं। जिस आयंस के लिए बने उसी आयन का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर। ये पोर के तरह काम करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब देखो नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस। ऑन द अदर हैंड एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम सिम्प्लास्ट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि अगर सिम्प्लास्ट के अंदर या बाहर जाना है आयंस को, तो उसके लिए हमें ये मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इसलिए वो कैसी है बच्चों? एक्टिव प्रोसेस। वो कैसी है बच्चों? एक्टिव प्रोसेस है। तो इसलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो सिम्प्लास्ट के अंदर से आयंस का मूवमेंट चाहे इन हो चाहे आउट हो, उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं हम एक्टिव प्रोसेस।
द मोमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। हमें ये पता लगा कि मोमेंट ऑफ आयंस को हम टेक्निकल टर्म दे दी गई है जिसके लिए इसको बोलते हैं हम फ्लक्स, उसको बोलेंगे फ्लक्स। इनवर्ड मोमेंट ऑफ इनटू द सेल्स इज इनफ्लक्स एंड आउटवर्ड मोमेंट इज इफ्लक्स। अगर वो अंदर होगा बच्चों तो इनफ्लक्स, और अगर बाहर आएगा तो उसको हम इफ्लक्स या आउट फ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स टर्म दी गई है मोमेंट ऑफ आयंस के लिए। अंदर होगा तो बच्चों इनफ्लक्स, और अगर बाहर होगा तो आउट फ्लक्स या फिर इफ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इफ्लक्स। तो इसलिए बाहर जाएगा तो उसको हम इफ्लक्स बोल सकते हैं। नाउ ये सब बातें जो है, यू हैव रीड द एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। बच्चों ये जो ऑलरेडी हम जो मैंने बताया था आपको कि इस वीडियो की शुरुआत में कि हम चैप्टर 11 जो था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, वहाँ पे हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो मैं ऑलरेडी आई बटन में लगा दूंगा, यहाँ राइट साइड में वो टॉप में आप जा करके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो उसको मैं अटैच कर दूंगा आई बटन में, उसके बाद आपको वहाँ पर वो वीडियो के बारे में सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जितनी होगी वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यही बात करी, चैप्टर 11 में ये बातें हो चुकी हैं, इसके अलावा जितनी बातें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। क्या आता है बच्चों? ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट की जो सॉल्यूट्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, कैसे मूव करते हैं। अब देखो मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलॉन्ग विद द, क्योंकि सोयल से एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है। तो ये भी पानी के साथ ही आए हैं, तो पानी के साथ आए हैं तो पानी जहाँ जाएगा वहाँ पे इनका मूवमेंट भी होगा, तो पानी जाइलम से जाएगा, तो ये भी जितने भी सॉलिड्स होंगे बच्चों ये भी क्या होंगे? जाइलम के द्वारा मूवमेंट होगा इनका। तो मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, इनका जो ट्रांसलोकेशन होता है कैसे होता है? जाइलम के द्वारा अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी के साथ होता है, आपको पता लग गया। इज पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाई ट्रांसपिरेशन पुल। और जो पानी का मूवमेंट है कैसे होता है बच्चों? ऑलरेडी आप लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव करेगा, जो ट्रांसमिशन पुल है उसके कारण जाइलम के द्वारा ऊपर की डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, तो साथ में क्या होगा बच्चे? मिनरल सॉल्ट्स भी वहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि ट्रांसमिशन पुल लग रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे पानी का मूवमेंट होगा, तो डिजोल्व मिनरल सॉल्ट्स जितने भी होंगे वो भी साथ में अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन इट। की अगर आप जाइलम सैप का एनालिसिस करेंगे बच्चों तो वहाँ पे पानी के साथ में आपको मिनरल सॉल्ट्स की भी प्रेजेंस मिलेगी। ये ऐसा यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद में पता लगा है साइंटिस्ट को। यूज़ ऑफ कैसे पता लगा? जैसे कि यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स और मिनरल एलिमेंट्स आल्सो substantiate the view that they are transported through the xylem, जल नहीं बच्चों, देखो नॉर्मल जो होता है एलिमेंट वो एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल में, वही प्रेजेंट होता है। मगर साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी करने के लिए लैब के अंदर ऐसी स्टडी की गई होंगी जहाँ पे रेडिएक्टिव आइसोटॉप जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का वो वहाँ पे दे दिया गया होगा। तो वहाँ से स्टडी किया गया कि क्या प्लांट उसको अपटेक करते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे सॉइल से एब्जॉर्प्शन किया होगा उस सॉइल में और रेडियोएक्टिव एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट रहा होगा तो प्लांट ने अपटेक किया होगा। तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर गया होगा तो फिर उसके जाइलम का एनालिसिस करेंगे तो बच्चों, और उसके जाइलम के एनालिसिस में अगर वहाँ पे रेडियोएक्टिव एलिमेंट के ट्रेस मिले हमें, तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो जाइलम सैप था उसके अंदर वाटर के साथ साथ एलिमेंट्स भी ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रेडियोएक्टिव जो आइसोटॉप थे उनकी हेल्प ली गई स्टडी को समझने के लिए कि क्या जो जाइलम सैप उसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये बाद में पता लग गया कि इसकी हेल्प से कि ये जो है एलिमेंट्स जो हैं ये भी जाइलम सैप का पार्ट होते हैं और इनका भी जो मूवमेंट होता है पानी के साथ में होता है। You have already studied or discussed the movement of water in the xylem chapter 11। और ये हम ऑलरेडी बच्चों मैंने बताया था कि हम चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी आप उस वीडियो को देखोगे चैप्टर 11 वाले को तो आपको ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में देखो सोइल एज रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोइल एज रिजर्वोयर की हमने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स है प्लांट जो एयर में जैसे CO2 है, उसके अलावा CO2 में तो कार्बन और ऑक्सीजन, मगर बाकी एलिमेंट जितने भी हो सारे सोइल से एब्जॉर्ब करेगा, मोस्ट ऑफ जितने भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे सोइल जो है रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के जो है एक रिजर्वोयर की तरह काम करती है प्लांट्स के लिए, और रूट के द्वारा प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं सोइल के अंदर से। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले कि सोइल क्या क्या रोल प्ले करती है। मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ
भी मेजोरिटी न्यूट्रिएंट्स की बात करें डेटा एसेंशियल जो कि आवश्यक हैं फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए, बिकम अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू, और वो प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं रूट्स के पास में प्लांट की। क्यों? क्योंकि वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होता है बच्चों? जो रॉक्स होती हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए कोई भी एजेंट हो सकता है, वाटर, आइस, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, और चेंज इन टेम्परेचर, ये सब एलिमेंट इनकी वजह से क्या होता है कि अगर वहाँ पे डिजोल्व होना शुरू हो जाए तो उसमें जो जितने भी वहाँ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे जो सोयल में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब सोयल में डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, उसका पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे जो कि रॉक का पार्ट थे पहले, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग होना। और ब्रेकडाउन रॉक्स टूटती हैं तो उससे भी वहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जितने निकलते हैं वो सारे सोयल का पार्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाते हैं, सोयल के अंदर पहुँच जाते हैं। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि रूट्स के पास क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि धीरे धीरे मिनरल्स जो है जितने भी रॉक्स का पार्ट होते हैं, वेदरिंग और ब्रेकडाउन रॉक्स होने की वजह से वो सोइल में एंटर कर जाते हैं, फिर और प्लांट जो है रूट के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए होता है दीज प्रोसेसेस इनरिच द सोइल विद डिजोल्ड आयंस। इन्हीं प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि सोइल में उनकी जो है मात्रा बढ़ जाती है, भरपूर हो जाते हैं वहाँ पे डिजोल्ड आयंस, और कैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स, और डिजोल्ड आयन और बच्चों इनऑर्गेनिक साल्ट्स के कंटेंट धीरे धीरे सोइल में बढ़ जाता है, सोइल उनके साथ में बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है। सिंस दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, इनका जो है ये कहाँ से मिलते हैं? रॉक मिनरल से मिले हैं। ठीक है, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन, इसलिए इनको हम बोलते हैं बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन। ये कहाँ से मिले हैं बच्चों? ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन, और प्लांट न्यूट्रिशन के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, इसलिए इस चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन है। वो बात यहाँ पे अब समझ में आएगी। यहाँ पे जो रॉक से जितने मिनरल्स होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं और उससे प्लांट न्यूट्रिशन मिलता है, उसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, सोयल सोयल क्या क्या रोल प्ले कर सकती है? कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, सोयल के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सोयल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल्स, ये केवल मिनरल्स सप्लाई नहीं करती है बच्चों, ये केवल मिनरल सप्लाई नहीं करती है, ये क्या करती है? ठीक है, मिनरल सप्लाई करती है। ठीक है, केवल मिनरल नहीं करेगी और भी करेगी, जैसे कि बट आल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब। किसको करेगी? ये हार्बर करती है, उनके लिए ये जगह प्रोवाइड करती है, किसको? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए और अदर माइक्रोब्स के लिए भी। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन प्लांट्स के पास में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं और वो नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, प्लांट उनको एनर्जी दे देता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जो है सोइल में प्रेजेंट रहेंगे तभी तो प्लांट जो रूट के द्वारा उनकी हेल्प से नाइट्रोजन ले पाएंगे और उस जो माइक्रोब होगा उसको वो एनर्जी दे पाएंगे, तो वो सोइल में प्रेजेंट होंगे तभी वो काम आएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगे बच्चों? ऐसे माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? सोइल के अंदर रहते हैं, इसलिए प्लांट जो है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उस प्रोसेस की हेल्प से जो अपने नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा लेते हैं माइक्रोब के द्वारा जो फिक्स किया जाता है और फिर उसको एनर्जी दे देते हैं। तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले माइक्रोब भी आपको सोइल में देखने को मिलते हैं और अदर माइक्रोब्स भी वहाँ पे होते हैं। होल्ड्स वाटर, सोइल का और का काम है बच्चों, देखो होल्ड्स वाटर, वाटर को होल्ड करते हैं। आपको पता है बिना पानी के काम नहीं चलने वाला, तो होल्ड वाटर, इट होल्ड्स वाटर, वाटर को भी होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए पानी को, पानी ज़्यादा दूर ना जाए, ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, उसको एनर्जी ना लगानी पड़े, तो उसको होल्ड करके रखती है। सप्लाइज एयर टू द रूट्स, और रूट्स को जो है एयर सप्लाई करती है, क्योंकि पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों, तो वो भी कमी नहीं होना चाहिए। सप्लाइज एयर टू द रूट्स, और रूट्स को एयर सप्लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स दैट सप्लाइज द प्लांट, और मैट्रिक्स का काम भी करते हैं बच्चों की प्लांट को स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, नहीं तो प्लांट गिर भी सकते हैं ना, तो उनको जो मैट्रिक्स का काम करते हैं बच्चों, कौन करती है? वो सोयल, तो सोयल की वजह से वो स्टेबल होते हैं। एक्ट एज ए मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेज द प्लांट, ये सब रोल बच्चों जो है सोयल प्ले करती है। तो ये सारे रोल आ सकते हैं कि कौन कौन सा रोल प्ले कर सकती है। Now, since the deficiency of essential mineral affects the crop yield, there is often need for supplying them through the fertilizer। कि किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी ना तो उसकी वजह से क्या होगी? क्रॉप यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, सीधा सीधा। और इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे नीड होती है, उनको हम फर्टिलाइजर के द्वारा ही सप्लाई कर देते हैं एडिशनल। अगर वहाँ पे हमें लगता है सोइल में किसी एलिमेंट की कमी है तो बच्चों उसको हम यहाँ पे फर्टिलाइजर के द्वारा उसको सप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि क्रॉप यील्ड कम ना हो, क्योंकि जैसे भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी क्रॉप यील्ड कम क्यों हो जाएगी? ग्रोथ नहीं होगी क्रॉप की, और ग्रोथ नहीं होगी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, तो दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसकी वजह से क्रॉप यील्ड अल्टीमेटली इफेक्ट हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर की फॉर्म में वो एलिमेंट्स दे देते हैं।
कौन से एलिमेंट, जैसे कि बहुत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से देते हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म में, नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, पोटाशियम, सल्फर एटसेट्रा, ये सब NPKs ये यहाँ पे फर्टिलाइजर का पार्ट होते हैं। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम देते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये सब इनके रोल ऑलरेडी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पढ़ चुके, क्या रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। फ्रॉम कंपोनेंट्स में किसके कंपोनेंट होते हैं, फर्टिलाइजर्स के, किसके कंपोनेंट होते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। दोनों तरह के फर्टिलाइजर के अंदर जो है एलिमेंट्स आपको मिलते हैं एंड आर अप्लाइड एज पर नीड। मगर इनको बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में जब भी इन चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पे साइंटिस्ट जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उतना अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, अगर एक्सेस में किसी एलिमेंट को देते हैं उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान में रखने की, एग्रीकल्चर में जब भी क्रॉप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसी एलिमेंट का तो वहाँ पे उसको हम कितने अमाउंट में देना है, तो सोयल की जो वहाँ पे जिस एलिमेंट की कमी होगी सोयल के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सप्लाई करना है। तो ये हमें सोयल टेस्टिंग करते हैं तब हमें पता लग जाता है किस एलिमेंट की सोयल में कमी है और हमें किस एलिमेंट को फर्टिलाइजर की फॉर्म में देना चाहिए। तो ये भी अमाउंट हमें मेजर करनी चाहिए और कितने एरिया में कितना अमाउंट हमें देना है। तो ये सब बातें बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर के अंदर जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिटेल में ही पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में कि एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इनसे ही शुरुआत होती है। फिर आगे जो हम मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन पढ़ेंगे तो ये सोइल के जो है हमने बारे में पढ़ लिया कि सोइल में क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि सोइल से ही मिलती है नाइट्रोजन। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और साथ में कमेंट करके बताओ कि आप वीडियो कैसा लगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।